तो जो पहला वाला श्लोक है चत्वारो मूत्रस्य, उसमें लिखना है शरीर में मूत्र का प्रमाण 4 अंजलि है। उसी के आगे एक एक लाइन है बस। शरीर में मूत्र का प्रमाण 4 अंजलि है। तो दूसरा वाला है सप्त पुरुषस्य, तो लिखे हुए पुरुष का प्रमाण शरीर में 7 अंजलि है। और तीसरा है श्वेत, इसमें लिखना है शरीर का जो जलीय अंश, शरीर का जो जलीय अंश, शरीर का जो जलीय अंश उष्मा से संपादित होने पर, उष्मा से संपादित होने पर शरीर का जो जलीय उष्मा से संपादित होने पर लोम कूपों, रोम जो होते हैं, रोम छिद्र होते हैं ना, उसको लोम कूपू बोलते हैं। लोम उष्मा से संपादित होने पर लोम कूपों से निकलते हुए, लोम कूपों से निकलते हुए स्वेद नाम से पुकारा जाता है। स्वेद नाम से, स्वेद नाम से पुकारा जाता है। स्वेद नाम से पुकारा जाता है। उसका प्रमाण शरीर में 10 अंजलि है। और एक बात है, जैसे शरीर का सम और विषम मान। सम मान का मतलब अगर आपका हाथ जो है ये पूरी लंबाई जो है ये पूरा नाप लिया और इसका जो डायमीटर है ये आपके लेंथ के बराबर होता है, ये निश्चित रूप से है। कभी नाप के देख लीजिए इसका सर दोनों का। हाँ, ये दोनों हाथ अगर इस तरह से करेंगे, मान लीजिए ये हाथ यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, तो ये आपकी हाइट के बराबर है। अगर छोटा है तो आप आयुष्मान नहीं है, मतलब ये है, मतलब अगर आपका जो लंबाई है, दोनों हाथों की लंबाई और ये आपकी चौड़ाई दोनों अगर बराबर है तो आप आयु में, बल में, ओज में, सुख में, धन में आप प्रबल होंगे, ऐसा आचार्यों ने बताया। अगर ऐसा नहीं है कि आपकी लंबाई है, हाथों की दोनों की लंबाई और ये उसमें कम या ज़्यादा है, तो आपको हीन यानी कम या ज़्यादा, तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर बल, आयु, ओज, सुख और धन जो है, या जो भी इच्छा आपकी है उसमें आप इच्छा रखेंगे नहीं हम ये चीज़ कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। ऐसा आचार्यों ने कहा इस हेडिंग के अंतर्गत कि शरीर का सम एवं विषम मान, ठीक ना। तो ये कहने वाली बात है, ठीक ना। बाकी बता दे रहा हूँ कि अगर कोई पूछे कि शरीर का सम और विषम मान क्या होता है तो आप यही चीज़ बताएंगे कि दोनों हाथों को फैला के जो इसकी लंबाई होती है हमारे लंबाई के बराबर अगर हो एकदम, तो वो व्यक्ति का जो है आयु, बल, ओज, सुख और धन और जो इच्छा भाव होती है वो उसकी प्राप्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं हो पाती है, ठीक ना। ये केवल जानने के लिए। और अपना अपने जो ये है ना, इसको ये एक हाथ प्रमाण बोलते हैं ना, मतलब एक हस्त प्रमाण इसको बोलते हैं। तो आपकी जो हाइट है ये 3.5 हाथ के बराबर होती है। अगर आप अपने लंबाई को मतलब या किसी भी चीज़ पे या जमीन पे मार्क करके 3.5 हाथ नाप लें तो ये 3.5 हाथ की लंबाई और आपकी पूरी लंबाई बराबर होगी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि ऐसा होता है। हाँ,
तो उसमें होता क्या है, जैसे एक हाथ जो होता है ना, ये 24 अंगुल होता है, 24 अंगुल। जैसे ये हाथ हो गया, ये 24 अंगुल। ठीक है, हो गया ना। ये 24 ये नियरली देखिए तो ये 24 अंगुल माना है सुश्रुत अच्छा रखना है। और टोटल जो हाइट होती है वो 84 अंगुल माना है, 84 अंगुल। तो एक हाथ में 24, एक हाथ में 24 और आधा, और एक बार 24 पड़ेगा ना, और एक बार फिर बड़ा देना 4 4 4 हो गया ना। ये फार्मूला सही है, मतलब उनके अनुसार ये उन्होंने एक मतलब कैलकुलेशन से प्रूव कर दिया कि नहीं, ये 84 अंगुल प्रमाण के हिसाब से 3.5 हाथ की लंबाई एग्जैक्ट होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हो इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उन्होंने एक चीज मान लिया, ठीक ना। बस यही था उसमें। बाकी एक हेडिंग है 10 प्राणायाम, ये बस ऐसे ही है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं बस। अरे तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर में कितना है क्या? ये अब अंगुल प्रमाण में बता रहे हैं, बस अंगुल में जानना है, और इसको जानना भी नहीं, कोई बहुत वो नहीं है। मतलब एग्जामिनर ने कभी पूछ दिया कि सम और विषम क्या होता है, तो एक बार आइडिया लग जाए कि सर इसके बराबर अगर है तो सम मान लेते हैं, और इसके बराबर नहीं है तो विषम मान लेते हैं। जो विषम वाला है उसकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है, मतलब वो धन ऐश्वर्य और जो भी है कीर्ति जो भी है उसमें कमी आती है, ऐसा आचार्य ने कर दिया है। बाकी 10 प्राणायाम ये पूछता है। 10 प्राणायाम इसको डाल दीजिए, 10 प्राणायाम ये था। ऐसे तो लोग कहते हैं कि शरीर के हर अंग में प्राण व्याप्त है, ठीक, लेकिन शरीर में कुछ ऐसी विशेष जगह हैं जहाँ पे प्राण निश्चित रूप से ही रहता है और उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। जैसे मर्म पड़े होंगे, मर्म को हम लोग वाइटल पॉइंट्स बोलते हैं। अगर उस पर आघात लग जाए तो अगर आघात लग जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु, सद्य प्राण हरण हो जाए, कुछ कालांतर प्राण हरण हो जाए। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर अगर चोट लग गई तो आप तुरंत नहीं मर सकते हैं, या कालांतर में कुछ दिन के बाद आप मर सकते हैं, या आपका अंग भंग हो सकता है, मतलब आप पूरी स्थिति में वो अंग नहीं रह जाएगा, आप उससे विक्षेपित हो जाएगा, मतलब एक तरह से पैरालाइज हो जाएगा। तो मर्म ऐसे पॉइंट हैं, उसको वाइटल सार्गन या वाइटल्स पॉइंट्स बोलते हैं। उसी का मतलब उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए कि किसी तरह से कि वहाँ पे चोट न लगे। तो ऐसे 10 जगह पे है। जैसे सबसे अच्छी जगह कौन सा है? सिर पे नहीं चोट लगना चाहिए। सिर पे नहीं होता है कि भैया गाड़ी चला रहे तो पीछे सिर को लग गया होगा, तो ये चीज़ अगर तो इसीलिए हेलमेट लगाते हैं, ये चीज़ बचा रहेगा। जो मर्म पॉइंट है ना, ये चीज़ बचा रहेगा। तो मान लो यहाँ को ये मर्म पे लग गया, तुम्हारा हाथ गया तो पैरालाइज हो जाएगा ना, पर आदमी जिंदा तो रहेगा ना, इसीलिए हेलमेट लगाए। ये जो तो सिर हो गया, कंठ हो गया, कंठ में कुछ ऐसी जगह पॉइंट है, मान लो यहाँ पे बहुत तेज जोर से झटका लगता है, तो जो सांस वाले के लिए उस पर आघात हो सकता है, तो आघात हो जाएगा तो एस्फाक्सिया, ड्यूटी एस्फाक्सिया प्रॉब्लम हो सकती है, वो मर जाए, ठीक है। फिर हृदय और पंपिंग आ गया है, और एक बार इस पर चोट लग गई तो पंपिंग कम करेगा, तो पंपिंग कम करेगा तो सबसे ज़्यादा पंपिंग के लिए ब्लड की सप्लाई ब्रेन को चाहिए। तो ब्रेन को थोड़ा भी कम ब्लड नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर वे में और फुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, उसको पूरा अच्छे से काम करने के लिए। और किसी अंग में ब्लड की कमी हो जाए ठीक है चलेगा, अरे बहुत होगा तो नीला हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगी, गैंग्रीन हो जाएगा, काट के निकाल दो, और ब्रेन को नहीं निकाल सकते आप, ब्रेन को कहाँ से काट के निकाल दो। तो ये चीज़ है कि इसकी भी रक्षा करनी चाहिए, जैसे हार्ट, ठीक है। और इसके बाद हृदय हो गया। फिर नाभि में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे कि इसकी भी एकदम से रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो अगर इस पर आघात लग जाए तो आपकी अग्नि प्रभावित हो जाएगी। कालांतर हर प्राणायाम होता है कि आपकी अग्नि अगर दुष्टि हो गई या आपकी अग्नि अगर डिसबैलेंस हो गई, प्रदूषित हो गई, तो आपके आहार
के बाद जो रस बनते हैं या जो उपरोक्त धातुएं बनती हैं उसमें प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे आदमी क्षय की तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया। फिर गुदा होता है। कुछ गुदा में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें 3 वेन आती हैं, उसमें भी नहीं चोट लगनी चाहिए, ठीक। बस्ती में भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि उस पर चोट नहीं लगनी चाहिए। और ये जो टॉपिक है जो मर्म का, ये एक बहुत स्पेशल और वास्ट टॉपिक है। अगर इस पर रिसर्च किया जाए तो मान के चलो कि आप इस पर अभी बहुत कम लोग रिसर्च कर पाए हैं। मान लीजिए मर्म का चैप्टर आया, हम भी पढ़ा के चले जाएंगे, एग्जाम में आएगा, आप बिलीव के पास हो जाओगे। लेकिन मर्म में मर्म थेरेपी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मर्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर आप यहाँ पे प्रेशर लगाएं, हाँ तो पॉइंट्स है ना, तो उसको प्रेशर लगाएंगे। तो जब उसको प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर उतना ही देना है कि एक प्रेशर का एक लेवल होता है। अगर मान लो फ्रेश नहीं हो पा रहे तो ये पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को यूट्यूब पर भी देखो ना, ये जो कोहनी की जो ऊपर तो ये यहाँ पे अगर आप प्रेशर लगा रहे हो ना तो आपका यहाँ का संबंध सीधे डाइजेस्टिव सिस्टम है। जो आपका गट लोअर गट है, लोअर गट की मोटेलिटी को बढ़ा देता है। प्रेशर यहाँ लगाओगे मोटेलिटी लोअर गट की बढ़ेगी। तो जब लोअर गट की मोटेलिटी बढ़ेगी तो जो भी कॉन्स्टिपेटेड फीकल मैटर है वो बाहर आ जाएंगे, वहाँ की मोटेलिटी बढ़ेगी तो वो चीज़ को बाहर करेगा ना, पुश आउट। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है तो ये आपके जो आईब्रो के नीचे ये जो 2 पॉइंट हैं उसको अगर आप प्रेस कर रहे हो 10 बार करने के बाद फिर 2-4 सेकंड रुका, फिर 10 बार प्रेस करो तो आपका हेडेक थोड़ी देर के लिए आराम हो जाएगा और फिर अच्छे से आराम हो जाएगा। ये नहीं कि आप हर बार पैरासिटामोल। हाँ, और नाखून का ये जो इसका संबंध बालों से है, बाबा रामदेव कहते हैं ना, इसको करिए। अब कितना सत्य है तो करने के बाद ही पता चलेगा ना। तो इसमें भी ऐसा ही लिखा गया है। अब ये चीज़ कितनी कान में पूरे शरीर का होता है, क्या एक्यूपंक्चर कान पे पूरे शरीर का होता है सर, कान पूरे कान पे एक्यूपंक्चर। हाँ, इस पे पॉइंट्स होते हैं, इस पे ना, हाँ इस पे जो ये पूरा एरिया ना, इस पे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर थोड़ा भी अगर नॉलेज नहीं सही है आपको तो इसको तो बनाने दें, नहीं तो जान रहे हैं कि नहीं सुने होगे। कभी कभी लोग यहाँ पे इसमें, अरे योगी महाराज अपने बाबा जी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उन्होंने किया है, हाँ यहाँ पे छिड़वाया। क्यों उन्होंने इसे बाली पहना है? क्योंकि वो शादी नहीं किए हैं ना, तो वो ब्रह्मचर्य है। तो इसका कनेक्शन यूरिनोजेनिटल सिस्टम से, आप सोचो काम यहाँ पे हो रहा है, सिस्टम कहीं और हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है। मैं गया था सेमिनार में तो वहाँ पे एक सर थे, एक लेडीज थी, उसका फ्रोजन शोल्डर था, तो उन्होंने स्टेज पे बैठा के सबके सामने ही किया। हम तो मान ही नहीं, तो हमने कहा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस देख लो आप, एक वो मर्म पॉइंट पे प्रेशर लगा के उसका जो फ्रोजन शोल्डर हो जाता नहीं, उसको उठाने पर लेडी ऐसे बोलती है, सर बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, इससे नहीं। तो इसके बाद उन्होंने अपना प्रेशर लगाया, 10 मिनट बाद फिर प्रेशर लगाया शोल्डर में, कहीं पॉइंट्स था। अब हम लोग स्टेज में काफ़ी वो हो जाते हैं, स्टेज बहुत बड़ा था और सब लोग लाइन से बैठे थे पीछे, तो बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर उसके बाद उठाने लगे, तो उठा के अपना दोनों हाथ सटा ली ऊपर, तो ताली बजा के नहीं कुछ है। और वो उसी चीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है, पूरा ऑल इंडिया में वो मर्म पे ही वो अपना पूरा काम किए हैं, अपना थीसिस या जो भी है उन्होंने मर्म पे ही किया। तो ये चीज़ है कि मतलब आप आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप एक चीज़ का खाली स्पेशलाइज हो जाओ, केवल एक चीज़। एलोपैथ वाले केवल एक ही चीज़ का होते हैं ना, तो मेरे तो सारे करते हैं। और कोई पीडियाट्रिशियन हो गया तो बच्चों वाला, तो केवल बच्चे आएंगे उसके बाद, उसकी भी ओपीडी अच्छी है। एंग्जायटी इधर की इधर ट्रीट होता है क्या? एंग्जायटी हर पूरा हर मतलब कोई भी डिजीज ऐसा नहीं है कि जो एक्यूपंक्चर मेथड या जो मर्म पॉइंट है इससे न ट्रीट हो, लेकिन उसकी जानकारी प्रॉपर वे में हो और कितने प्रेशर लगा के करना है, ये सारी चीज़ें तो ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे ना, जो रिसर्च कर रहे हैं या जो करके देख रहे हैं इसका रिजल्ट सही आ रहा है। तो ये थोड़ा अलग था। तो करने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को एक चीज़ में स्पेशलाइज हो जाओ ना, तो आपका मतलब लाइफ अच्छा से बीत जाएगा। अब ये नहीं है कि आप पूरा जनरल में रहे ना, अगर आपने पीडियाट्रिक में आपकी रुचि है तो पीडियाट्रिक लीजिए, आपकी गायनी में रुचि है तो गायनी, ऐसा नहीं है। अरे इंडिया की टॉप मोस्ट गायनिकोलॉजिस्ट जेम्स हैं, जेम्स। और जो गायनी की जो लेडी होती है ना, वो तो बस खाली हिस्टेक्टोमी और बस ये ज़्यादातर जो गायनी के जो हैं वो हिस्टेक्टोमी करेंगे, मतलब बच्चेदानी को सीधे निकाल देना, या डिलीवरी LSCS,
मोस्टली मैं देखा हूँ मऊ में MBBS MS गायनी के हैं, बस उनको खाली एक चीज़ कला आती है, बस केवल एक चीज़ जानती है, सिस्टेक्टोमी करना और दूसरा LCS करना, और उसी से उनकी OPD IPD पूरी हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है, पूरा स्टाफ अच्छे से रखी हैं, मतलब सब कुछ चल रहा है। क्या नाम है, नवा नहीं भूल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक पेशेंट को मैं लेके गया था तो मैंने कहा मैम ये तो नॉर्मल भी हो सकता है, तो कह रहे कि मैं इसीलिए अपना इतना बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठी हूँ, आप नॉर्मल कराने के चक्कर पड़े डॉक्टर साहब, आप आराम से रहो, या आप रहना तो उल्टी में रहो, नहीं तो आप बाहर भी जा सकते हो। मैं तो कराऊँगी सीजरियन से, क्योंकि सीजरियन में मुझे 70,000 रुपये मिलता है टोटल हॉस्पिटल का, 5 दिन का खर्चा और ये सब मिला के। लास्ट में उन्होंने कर दिया अपना काम, LCS सीख किया। तो ये चीज़ें मतलब एक चीज़ जानवा, ये नहीं कि अब जनरल सर्जरी में आप ये भी वो भी ये भी नहीं, एक चीज़ में ही अच्छे से काम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो बता रहे थे 10 प्राणायाम, इसमें 10 चीज़ें होती हैं। उसमें सिर होता है, कंठ, हृदय, नाभि, गुदा, बस्ती, ओज होता है, ठीक ना, शुक्र, सोड़ी। बस्ती क्या है? बस्ती माने इनर कहना, हाँ, बस्ती नहीं किया जाता है। तो बस्ती 2 प्रकार की होती है, उत्तर बस्ती और एक होती है कि बुध बस्ती। तो आपको पंचकर्मा में एक अलग टॉपिक और एक बहुत स्पेशल टॉपिक है, मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीजेज क्योर्ड बाय बस्ती, डिफरेंट टाइप ऑफ बस्ती। अगर आपने बस्ती के अलग अलग तेल शोधित करके रखे हैं, एनोरेक्टल में ही नहीं, आप हल्के मन हो इस चीज़ को, मतलब एनोरेक्टल की ही केस की बात नहीं होगी कि आप एनोरेक्टल से ही केवल मतलब बस्ती देके आप कर सकते हो। और भी चीज़ें आपकी अग्नि प्रदीप नहीं है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें वो करने की जरूरत नहीं है मतलब, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा 10 प्राणायाम में, ये कभी कभी आ जाता है उसमें टिप्पणी में। दस प्राणायाम हो गया। यद्यपि शरीर के अणु में प्राण व्याप्त हैं, यद्यपि शरीर के कण कण में, यद्यपि शरीर के कण कण में प्राण व्याप्त हैं, फिर भी कुछ विशेष स्थान हैं जिनके आघात प्राण व्याप्त हैं। यद्यपि शरीर के कण कण में प्राण व्याप्त हैं, फिर भी कुछ विशेष स्थान हैं जिनके आघात या अस्वस्थ होने से शरीर की विशेष क्षति होती है। आघात या अस्वस्थ होने से शरीर की विशेष क्षति होती है। अस्वस्थ होने से शरीर की विशेष क्षति होती है। शरीर में अनेक अंग एवं प्रत्यंगों का वर्णन किया गया है। प्रत्यंगों का वर्णन किया गया है। इनकी सुरक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। इनकी सुरक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। यत्नपूर्वक करनी चाहिए। आचार्य चरक ने प्राणायामों का वर्णन करते हुए लिखा है कि आचार्य चरक ने प्राणायामों का वर्णन करते हुए
का वर्णन करते हुए लिखा है लिखा है 10 प्राणों के आयतन अर्थात आश्रय बताए गए हैं। 10 प्राणों के आयतन अर्थात आश्रय बताए गए हैं। आश्रय बताए गए हैं। पहला बस ऐसे लिखना है। पहला मूर्धा यानी सिर पोस्ट में, दूसरा कंठ, तीसरा हृदय, चौथा नाभि, पांचवा गुदा, छठवां बस्ती, सातवां ओज, आठवां शुक्र, नौवां सोड़ी और 10वां मांस। क्लास चल रही है ना? तो बस है दूसरी क्लास ये दूसरी क्लास है, दूसरी और लास्ट 10 बज पहली किसकी? राजीव क्लास ये कम और बस अभी क्लास है। तो मेरी क्लास है बस कल मेरी क्लास चलेगी बस। कौन है जाने और बीच में कोई नहीं? अरे यार तो कुछ कहिए है कैसा होगा? कैसे होगा? फिर कम नहीं है क्या? इसको भी हम लोग पढ़ना तो कुछ कहिए नहीं तो इसे कैसे होगा? शनिवार को होगा। तो शनिवार को मान लीजिए मौजा सारा जाएंगे। कौन सा मौजा सर? अभी सुनने वाले कि 18 19 20 वालों का एग्जाम होगा तो उसके लिए अभी उधर सब तब एग्जाम होगा, फिर हम लोग का क्लास चलेगा कि नहीं। नहीं जब पेपर स्टार्ट हो जाए तो क्लास नहीं चलती। वही तो बात है। 1 महीने के लिए एकदम फ्री क्लास स्थगित एकदम। नहीं पूर्वांचल वाला पूर्वांचल वाला मतलब यहाँ पे होगा। आप देख लीजिएगा बस एक बार देख लीजिएगा मतलब एग्जाम कैसे होता है। मतलब एकदम गजब का होगा। एकदम सारे स्टूडेंट एकदम बैठेंगे, कैमरा भी रहेगा अंदर भी, मतलब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं वो उसी ऑफिस में रहेंगे। उनको पूरी व्यवस्था रहेगी, खाना नाश्ता पानी एकदम फुल देंगे। और यहाँ पे पहले काफ़ी बांटी जाती है तो वो फॉल्स काफ़ी होती है। लगेगा कि नहीं आपकी ओरिजिनल काफ़ी बाहर से भी तो आ जाता है ना। मतलब डीएम का कोई प्रतिनिधि आ जाए देखेगा सही है तो पहले उस कापी पे भी आप लिखोगे, आपका जो मन आए वो लिखो, मतलब कुछ भी। हाँ नहीं तो यूनिवर्सिटी से उतनी, जैसे कि हमको अगर 1000 स्टूडेंट का एग्जाम लेना है तो हम 5000 कापी मंगवा लेते हैं। 5000 यूनिवर्सिटी कापी दे देती है, वो दे दिया था भाई हमको 5000 कापी की आवश्यकता है। बच्चे का रहते हैं कॉपी ज़्यादा रहती है, एक बार फर्स्ट कॉपी बढ़वा देते हैं, एक बार हाँ तो एक बार फर्स्ट कापी सबको बढ़ गई, पेपर भी बढ़ गया और उधर साल भर तैयार रहेंगे। जैसे हम रहेंगे साल भर में राजेश सर रहेंगे, ऐसे तो बहुत बच्चे रहते हैं जिनको लिखना ही नहीं आता है ना तो उनका कापी लिख पाते हैं ना। जैसे मान लो आप मान लो बोल दिए कि सर हम नहीं लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, तो आप नहीं लिख पाओगे, आप डॉक्टर तो बोलोगे ना तो ठीक है। ये हुआ कि आपका 10 पेपर है तो आप 5000 रुपया दे देते या 10,000, मतलब जो जैसा है। यहाँ लूटपाट भी चलती है ना। मतलब अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं सर अच्छे नंबर से 5000 तो ठीक है 10,000 दे दो, तो आपको ये लगता है कि अगर 10 से ज़्यादा मांग रहे हैं लीजिए सर 10,000, एक कापी का 1000 रुपया हो गया, 10 पेपर का हो गया ना। अब आपकी कापी लिखी जाएगी हैंड राइटिंग में अच्छे से। अब आपकी कापी लेके जो टीचर लेंगे आपसे वो जाएंगे घर पे खूब अच्छे से लिखेंगे, लिख के फिर आपको दिखाई जाएगी सुबह कि देख लो। आप देखोगे भाई आपने पैसा दिया ना तो आप देखोगे ना कि ऐसे थोड़े कापी जमा हो गया, ऐसा नहीं होता है, दिखाना होता है फिर स्टूडेंट। हाँ जैसे आपने काफी मतलब आपने मेरे लिए किया, मतलब हमने आपके लिए किया, आपने भी मेरे लिए किया,
अच्छे से कापी देगी आपने, कापी जमा होगी, जब जज के आएगी तो नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, चलता रहता है। हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का नहीं हो पाएगा। नहीं मतलब 1000 को हम लोग लेके हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, वो तो भाई वो तो टीचर के ऊपर है ना। मान लीजिए एक टीचर है, 4 स्टूडेंट को पकड़ लिया तो चारों से पैसा ले लिया, तो मान लीजिए हम सोचे कि आप लिखवा लेते हैं तो आपको ये होगा कि असाइनमेंट किया तो 1000 थोड़ा देंगे, 500 देंगे तो 500 अपने भी तो बड़ी बात है। हाँ, तो मतलब उसी में चलता रहता है। एक बार सभी काफ़ी इकट्ठा कर ली जाएगी, जो फाल्स कापी उसको जलाई जाएगी, कहीं गड्ढा खोद दिया जाता है, बड़ा सा गड्ढा उसमें डाल और फिर नई कापी मिलेगी आपको। हॉस्टल में जाएंगे आप अच्छे से लिखेंगे 4-5 घंटे में, पूरी रात आपको टाइम, सुबह एकदम कापी जमा कर देना है। नेक्स्ट पेपर होने से पहले आपको पूरी कापी जमा, पूरी रात लिखिए, नेट से, यूट्यूब से, फेसबुक से, मतलब जहाँ से डाउनलोड करना है। बुक में कितना मैटर मिल जाता होगा, बुक से कितना मैटर मिल जाता है? मिलता कुछ नहीं है, और लिखने वाले लिख के भी आते हैं तो 53, 54, 55% पास होते हैं। इतना देने के बाद भी नकल के लिए तो अकल चाहिए। चलिए, तो बस वही बात है। अच्छा, जो साल भर पढ़ा भी है और उसके बाद नजर करके थे उसका हो सकता है अच्छा। जो अच्छा बच्चा है, जो अपने को खूब पढ़ा है, जो कि साल भर वो भी लिखेगा तो वो भी एवरेज नंबर मिल जाएगा, और जो एकदम से डल है, जो कभी आया नहीं कॉलेज, वो भी तो एवरेज मार्किंग कर दी जाती है 55 और 60% के बीच में। लेकिन आप कापी जब लीजिएगी तो अगर आप 70% लाएगा तो आपको 70% मिलेगा, ये है। लेकिन जब सुनने में आ रहा भी है कई बैच वालों का प्रैक्टिकल हुआ है तो उन लोग को बस नाम पूछ के भेज दिया गया है। कई बैच में जो फेलियर थे ना, जो फेल हो गए थे ना, प्रैक्टिकल वाइवा में तो जो 21 बैच के जो बच्चे फेल थे ना, दोबारा जिनका पेपर हुआ था, हाँ उन्हीं का ना, हाँ। तब एग्जामिनर जान ही रहा है कि नहीं, एक बार फेल हो चुके हैं तो दोबारा उनका नाम ही पूछ लें, नाम उन्होंने बता दे, उतना ही बहुत है। अपना नाम आप बता दो और अंग्रेजी में नाम अपना लिख लो, उतना ही बहुत है। यहाँ MS फाइनल का एग्ज़ाम चल रहा था और मैडम आई थी, डॉक्टर सुमन यादव, पूछा उन्होंने कि आप किस लिए आए हैं? उन्होंने कहा कि सर्जन। कहें ठीक है, आप डॉक्टर में सर्जन बनने के लिए आए हो, ठीक। उसके बाद आप क्या बनना होगा? MS बन जाएंगे। तो MS का मतलब कि मास्टर ऑफ सर्जरी, ठीक। लिख लो सर्जन की स्पेलिंग, सर्जन की स्पेलिंग नहीं। फाइनल एग्जाम पास हो गए, ठीक है, चीट फाड़ कर रहे होंगे, प्रैक्टिकली कहीं सीख किया होगा, काम चल। ये है यहाँ का सिस्टम। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद का चैप्टर है आपका, इसके बाद क्या है नहीं, वो क्या नाम है, सिलेबस है फोनी में देख लो यार, फोनी में देख के बताओ चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर बता दो यार। अब कल आपका होगा एग्जाम, ठीक ना, कल होगा। कापी कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कापी से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिविजन मार लीजिएगा। तो दूसरा चैप्टर क्या होगा ना, रीड भी नहीं किए हैं। प्रभाव क्रांति, कौन सा चैप्टर का होगा? अरे उसी का, हाँ प्रभाव काफी अभी तो रीड भी नहीं किए हैं रीड कर लीजिएगा, टाइम है ना, टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएं, बाद में तो बहुत थोड़ा ऐसे था ना, शुरू में पढ़ाया कि बाकी जो पहले का था वही सब आएगा, बाद में तो मासिक वृद्धि क्रम है, यही सब पूछा जाएगा उसमें, वो तो इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे 9 से। महीना पूरा इम्पोर्टेंट है सबका, 8 का श्लोक 9 का। हाँ, छोटे छोटे श्लोक, एक श्लोक शायद 1 या 2 श्लोक है बस, खाली बड़ा है। अगले टाइम पे लिख और लोग अगले टाइम पे लिख दिया, तो कॉपी भी कंप्लीट करनी है, ऐसे तैयार करना है। अच्छी अगले टाइम पे पता नहीं रिटर्न में कन्विंस हो जाए कुछ हो जाए भाई, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, जो होना है हो जाने दीजिए। क्या है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? देखिए इसमें बुक्रम हो गया, परिभाषा सारी पढ़ाई है, शरीर हो गया, अस्थि शरीर आप वो जो पढ़ाए प्रमाण होगा वो सेकंड पेपर का है। सेकेंड पेपर का एक हो गया ना, हाँ, पहले चैप्टर इस आपका अस्थि पढ़ाना है, सेकंड पेपर हम अस्थि शरीर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ मैं लास्ट में
इसके बाद आपके शरीर कल से पढ़ाएं, फिर क्या टेस्ट लें? पढ़ाई तो शुरुआत करके के टेस्ट ले लीजिए। नहीं नहीं, अगर तैयार हो आप टेस्ट लेंगे ना। फिर अगला है स्टेट को बताइए, मान लीजिएगा कि आना नहीं आना है। नहीं नहीं जाना है क्या? सर एक ही क्लास में 12:45 पे। हाँ 12:12 को ओपीडी करेंगे, इसके बाद ही बात क्या आएंगे। यस सर, वो आपकी अभी नहीं है। तो क्या कल विचार नहीं क्या? मैं तो आऊँगा ही ना, मुझे तो आना ही है, साइन करना है। सर देखिए माहौल कैसा रहता है, कल अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो नहीं नहीं, ये तो अब क्लियर बताओ यार, नहीं तो मैं तो फिर कल शुरू कर दूंगा। फिर ये शुरू करिए। शुरू कर दीजिए। उससे शरीर शुरू करूँगा, ऑस्टियोलॉजी हॉस्पिटल शुरू कर दीजिए सर। कल पढ़ा दूंगा आधे घंटा, हाँ। ठीक है। इसके बाद परसों फिर टेस्ट ले लें, यस सर। शनिवार को ठीक रहेगा। एक ही चैप्टर ना सर दबाव का। हाँ बस जो पढ़ाए हैं, अब इसके बाद जब उसका हाँ पूरा कंप्लीट हम लोग 4 पेज नहीं पढ़े, 4 लास्ट वाला बस 3-4 पेज नहीं पढ़े हम लोग, तो उसमें देख लीजिएगा नोट्स से, तो मोबाइल में फोटो खींच लीजिएगा, उससे डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। फिर इसकी शरीर शुरू करते हैं, शनिवार को टेस्ट ले लेते हैं, ठीक तो अगले टाइम पर जो होगा देखा जाएगा। कब से पेपर हो रहा है इनका? मई के पहले हफ्ते की बात। मई सबसे मतलब वालों को जल्दी छुट्टी होगा। ये तो ये भी बोल रहे थे कि इलेक्शन के बाद भी हो सकता समर वेकेशन भी होगा हम लोग का 2 महीने का है, 1 महीने का। समर वेकेशन भी होगा। हाँ समर सर यूनिवर्सिटी में होता है समर कहाँ होता है? समर नहीं होता, विंटर होता है, समर तो नहीं होता। समर भी अपने से हो जाएगा ना। वो सर विंटर में घर गए थे, घर वाले बोल रहे थे तुम लोग क्या स्कूल में हो कि कॉलेज में? पूरा सारे बच्चों का विंटर वेकेशन अब नहीं होता है। नहीं होता, 10th वालों का भी नहीं होता है हमारे। तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। समर वेकेशन 4 महीने। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। मतलब हम तो आए देखे एकदम कुछ है नहीं है, तब तक इन लोग को देखे तो हमें कहाँ लग रहा है कि पढ़ाई हो जाएगी। नहीं तो मैं सोचा कोई है ही नहीं। दूसरी क्लास है। फिर उधर गए तो उधर नो पेशेंट नो डॉक्टर वाला ऐसा है, हॉस्पिटल 0। अच्छा। इधर भी आए, इधर भी कोई नहीं, एकदम सब 0-0। मतलब साइन किया हमने, साइन करके फिर मन इसलिए होता है कि 2-4 लोग होते हैं तो थोड़ा भीड़ भाड़ होती है, तो लगता है कि नहीं यार सारा प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा पढ़ाने का भी मन करता है, थोड़ा अलग टॉपिक भी पढ़ा दें कुछ, तो लगता है कि नहीं इसको भी आज बता दें। सुनने में आ रहा है कि परीक्षा के बाद बुला के घटिया के लोग क्लास चलाएंगे, गर्दन पकड़ के बुला के। अरे कौन परीक्षा का? ये जो उसके बाद तो छुट्टी वो चल रही 22 वालों को बुला के पढ़ा है, उन लोग का एक भी क्लास नहीं चला। 22 बैच वालों का 22 वालों का जो फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, आपके जूनियर। सीनियर सीनियर हमारे सीनियर्स अच्छा आपके सीनियर जूनियर क्लियर नहीं है, क्या आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो मानता नहीं है ना, 5 बार हो चुका। अच्छा आप लोग के सीनियर का भी एक भी नहीं क्लास चला फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर के लिए? आप जिनको पढ़ाए थे वो लोग असली वाले नहीं थे। अच्छा ओ समझ गया। नहीं उसमें असली भी थे कुछ असली भी थे। बाकी जो 22 वाले हैं शायद वो तो एकदम ही नहीं आए, देखे ही नहीं। हमारे करेंट सीनियर्स। भाई सेरेमनी सर बोले थे फ्रेशर वाला कराएंगे तब कराएंगे। हाँ सर अप्रैल में करना। वही बात ये इंद्रजीत सर आए थे, हमने अपनी बात रखी, करें यार अभी बहुत मैं परेशान हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, पता नहीं तो यूनिवर्सिटी बात ये है ना सब लोग पूरा बैग सीनियर्स लिए के थे, लिए पूरा अपने पेपर होता कहने कि अभी सही नहीं है दिमाग, अभी उधर से आते हैं, देखिए उधर से आगे क्या करते हैं, कुछ सही नहीं है। परेशान है जूनियर्स का, फिर चाहे जो हेलो हाँ सर सब कुछ ना करें। मेरे सर संडे को ही भेज दिया हमने, कोई लेने नहीं गया होगा, लेके आएगा कोई कभी ना, हम तो बताएं तो बोले ठीक है मंगवाते हैं। तेजू तो एकदम कुछ समझा ना तेजू
ठीक है ठीक है ठीक है फिर ठीक है ठीक है